सीए इरशाद खान दिस साइड। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई इंसान अगर इंडिया में स्टार्टअप करना चाहता है। स्टार्टअप क्या है? कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। वो बिजनेस या तो नया आइडिया हो सकता है, उस नए आइडिया को एक बिजनेस में कन्वर्ट करके उसको एक बड़ा बिजनेस बना, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, ये सब नए आइडियाज़ थे। या कोई पुराना आइडिया है, उसी को अपग्रेड करके मार्केट में थोड़ा बड़ा करना। तो स्टार्टअप दोनों तरीके से किया जा सकता है। तो अगर आप स्टार्टअप करने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैं स्टार्टअप करूँगा वो कंपनी लीगली रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट उसको बंद करा देगी एज ए इलीगल बिजनेस, या कोई आप पे कॉपीराइट का केस करके आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले सकता है अगर आपने वो कंपनी बिना रजिस्टर किए उसी के नाम के जो कंपनी कॉम्पिटिटर का वही नाम से मिलता जुलता आप चला रहे हो। सो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक छोटे लेवल से लेके एक बड़े लेवल तक अगर कोई बिजनेस करना चाहता है एज ए स्टार्टअप तो कैसे कर सकता है, समझे ना। तो आपको ये वीडियो में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी अब दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि हाउ शुड आई स्टार्ट माई कंपनी। ठीक है, मेरे को स्टार्टअप करना है तो मैं कंपनी को कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी अलग होती है। किसी के पास पैसे कम होते हैं तो वो छोटे लेवल से स्टार्ट करेगा, किसी के पास पैसे मीडियम लेवल के होते हैं तो मीडियम लेवल से स्टार्ट करेगा। इसके बाद पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टर्स के पास बहुत हैं तो उसको कुछ सोचना ही नहीं, वो बड़े लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक का जितने भी स्टार्टअप्स हैं सब आपको बताऊंगा, ठीक है। सो चलो इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है तो आप एज अ प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये हुआ कि एक अकेला आदमी एक छोटा सा बिजनेस खोलेगा, उसी पे मेहनत करेगा और उसको आगे तक लेके जाएगा एज अ प्रोप्राइटर। उसमें एक अकेला आदमी ही होता है। जैसे एरिया में जितने भी आप शॉपकीपर्स देख लो, रिटेलर्स देख लो, ये सब प्रोप्राइटर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आता है पार्टनरशिप फर्म। अगर दो बंदे मिलके एक बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, मिनिमम दो बंदे चाहिए ही चाहिए। पार्टनरशिप फर्म में दो इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो पार्टनरशिप कहलाएगा ही नहीं, वरना वो प्रोप्राइटरशिप रहेगा। तो मिनिमम 2 पर्सन शुड बी देयर, दो आदमी होना ही चाहिए, और मैक्सिमम 20 आदमी। अब आप सोच रहे हो कि मैक्सिमम की लिमिट क्यों 20, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो रेगुलेट होता है पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत, ये कानून जो बनाया है इसके तहत, ये कानून के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होता है। वो कानून बोलता है कि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए और मैक्सिमम 20 पार्टनर से ज़्यादा नहीं हो सकते। 20 से अगर एक पार्टनर भी ज़्यादा हो गया ना तो फर्म को बंद करके उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करना पड़ेगा या किसी और फॉर्म में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी से। तो तीसरे नंबर पे आता है ओपीसी। ओपीसी, एलएलपी, ये दोनों एक नए टर्म है, यह भी इंडिया में बहुत जल्द ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी। ये कैसा है? प्रोप्राइटर ही है, बट प्रोप्राइटर का लेटेस्ट वर्जन है। हम बोल सकते हैं कि प्रोप्राइटर जो होता है वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं होता है। एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कभी भी लीगली रजिस्टर्ड नहीं होता है, आप ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। बट ओपीसी जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप ही होता है, एक अकेला आदमी ही कंपनी सेटअप करता है, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होता है। और एलएलपी जो है वो पार्टनरशिप का लेटेस्ट वर्जन है। मतलब पार्टनरशिप एक्ट में अगर आप 1932 में रजिस्टर करते हो तो पार्टनरशिप फर्म, लेकिन एलएलपी का अलग एक्ट है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ये 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ था एलएलपी। सेक्शन 8 कंपनी है ये। कंपनी भी कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसको रेगुलेट किया जाता है, सेक्शन 8 कंपनी। मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। उसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी, एलएलपी में आपको बता दूं मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। ओपीसी में एक भी चलेगा, एक ही रहता है ओपीसी में, ठीक है। सेक्शन इन कंपनी का आपको आगे बताऊंगा।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होता है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रेगुलेट होता है। मतलब वो जो कानून है कंपनीज एक्ट 2013 उसके अंडर ये कंपनी रजिस्टर्ड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। इसमें मिनिमम 2 इंसान चाहिए, 2 पर्सन शुड बी देयर। वो दोनों इंसान कंपनी के शेयर होल्डर बनेंगे और डायरेक्टर। और मैक्सिमम इसमें जो लिमिट है वो 200 की है, 200 आदमी तक इसमें पार्टनरशिप में एज अ बिजनेस कर सकते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पार्टनर्स होते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, उसको पार्टनर्स नहीं बोलते। अगर 200 से ज़्यादा हो गए तो, अगर 200 से एक इंसान भी ज़्यादा हो गए ना तो उसको पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 7 पर्सन चाहिए, मिनिमम 7 आदमी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, 7 शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर। और मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी आप जो देख रहे हो, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये सब पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है। इस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिट ही नहीं है, कितना भी हो सकता है। स्टॉक एक्सचेंज पे जो शेयर ट्रेडिंग हो रहे हैं उसमें शेयर होल्डर की लिमिट बढ़ती जा रही है, लाखों में शेयर होल्डर्स हैं। तो रिलायंस में अगर जो ओनरशिप है मुकेश अंबानी का, किसका भी, वो 100% थोड़ी ना है, 50% से ज़्यादा रहता है क्योंकि कंट्रोलिंग पावर होता है। तो आपको हर चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। चलो बढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं प्रोप्राइटरशिप। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता होता है ऑलरेडी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, तो फिर भी बता देता हूँ एक फॉर्मेलिटी के लिए। इट्स ओनली वन मैन शो। एक प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? इसमें एक दुकान होती है, एक रिटेल शॉप होता है। एक रिटेलर अकेले बैठ के वो बिजनेस को हैंडल करता है। ये बिजनेस का जो ग्रोइंग कैपेसिटी एक लिमिटेड होता है। ये बिजनेस लाइफ में बहुत बड़ा नहीं बन सकता है या बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रीच होती है वो लोकेलिटी वाइज होती है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के रेंज में ही इसके कस्टमर्स होते हैं, उसके बाहर इसके कस्टमर का रीच नहीं होता है। तो इसकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्री है बिजनेस करने की वो 20 किलोमीटर्स आप पकड़ के चलो, ठीक है। तो ये बिजनेस सबसे छोटा बिजनेस माना जाता है। अब ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है? अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले करंट अकाउंट खोलना ज़रूरी है, और दूसरे नंबर पे आपको लोकल एरिया ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे महाराष्ट्र में गुमास्ता, जिसको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस बोलते हैं। तो जो भी स्टेट में आप हो उस स्टेट के हिसाब से वहाँ का लोकल ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, जिस ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे हो, जिस बिजनेस में आप ट्रेड कर रहे हो। एक नॉर्मल होता है ट्रेड लाइसेंस, जैसे यहाँ पे गुमास्ता है। एक स्पेसिफिक ट्रेड लाइसेंस होता है। स्पेसिफिक मतलब जिसमें फूड बिजनेस में कर रहा हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो फूड से रिलेटेड है, रेस्टोरेंट हो सकता है या कोई फूड आइटम बेकरी हो सकता है, तो उसमें फसाई लाइसेंस लेना कंपलसरी होता है। अब ये फसाई लाइसेंस जो है नेशनल लेवल भी होता है, स्टेट लेवल भी होता है, लोकल, समझे। सो फसाई लाइसेंस वहाँ स्पेसिफिक ट्रेड लाइसेंस हो गया, उसको लेना कंपलसरी है, क्योंकि वो नहीं लेगा फसाई का 5 लाख का पेनल्टी है, ये बात तो सबको पता है। मनी लेंडिंग, कोई ऐसा मनी लेंडिंग का बिजनेस कर रहा है जो पैसे दूसरों को उधारी पे देता है ज़्यादा ब्याज कमाने के चक्कर में, प्राइवेट लोन बोलते हैं ना, हाँ। तो मनी लेंडिंग का अलग लाइसेंस आता है, वो स्पेसिफिक लाइसेंस। अब जो मनी लेंडिंग का बिजनेस करेगा वही ये लाइसेंस लेगा, हर कोई नहीं लेगा। जो फूड बिजनेस करेगा वही फसाई लेगा, हर कोई नहीं लेगा। आप समझ सकते हो। तो एक जनरल लाइसेंस हो गया, एक स्पेसिफिक लाइसेंस। दूसरा आता है MSME। ये लाइसेंस अब हर इंसान को लेना चाहिए, समझे ना। ये MSME लाइसेंस पहले होता था मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर को, ट्रेडर को अलाउड नहीं था। लेकिन अभी नितिन गडकरी जी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला अब सबको दिया जाए। MSME लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ में आ रहा किसी को, कुछ वक्त आप गुजरने दो तो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, स्पेशली लोन के लिए। प्रोप्राइटर जो होगा उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा साल में एक बार। GST में रजिस्ट्रेशन करवाना अगर उसको ज़रूरी है, या उस लिमिट से क्रॉस कर रहा है, या उसको ज़रूरत है GST का नंबर लेना, तो वो GST रजिस्ट्रेशन करा। तो प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस होता है बहुत छोटा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते हैं, और बहुत ज़्यादा इतना टैक्स ये सब नहीं होता, मतलब एकदम हल्का होता है, ठीक है। एक इंसान अगर ज़्यादा उसको हेडेक नहीं चाहिए, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस खोल सकता है। दैट्स। दूसरे स्टार्टअप पे हम आते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम कितना है 20 पार्टनर्स। ये पार्टनरशिप फर्म जो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये रेगुलेट करता है। अगर आपको पार्टनरशिप फर्म बनाना है सो आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। नॉर्मली रजिस्ट्रेशन कैसे होता है,
थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस, जो कि बहुत कम लोग करवाते हैं, बहुत लोगों को ये चीज़ पता भी नहीं है। एक्चुअली में जो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन होता है ना, यही होता है थ्रू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस से ही पार्टनरशिप का एक्चुअल रजिस्ट्रेशन होता है। मोस्ट ऑफ द सीए डोंट नो दिस थिंग, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आई हैव सीन द पीपल। सो कलेक्टर ऑफिस से रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन करने में 1 साल, 1.5 साल, 6 महीना ऐसा टाइम लगता है। या दूसरा जो नॉर्मल हर कोई 99% लोग फॉलो करते हैं, 100% लोग यही फॉलो करते हैं, क्या है, नोटराइज पेपर पे नोटरी करना। मतलब एक आपने नोटरी करा, एक पार्टनरशिप डीड बनाया, स्टैम्प पेपर पे प्रिंट आउट लिया, उसको जाके नोटरी करा लिया, दैट्स इट। एक दिन में काम खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं। बट ये प्रेफरेबल नहीं है। क्यों नहीं प्रेफरेबल है? कि आपका बिजनेस तो चालू हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी फ्यूचर में आपका कभी बिजनेस के अगेंस्ट कोर्ट केस हुआ, पिटीशन फाइल हुआ, जब हाई कोर्ट में मैटर जाएगा तब प्रॉब्लम होएगा आपको, अभी प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखते हैं लोकल एरिया ट्रेड लाइसेंस। जैसे मैंने बोला कि महाराष्ट्र में गुमास्ता लाइसेंस है, वैसे आपको लोकल लेना पड़ेगा, करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना अगर ज़रूरी है तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आप लिमिट में आते हो, रजिस्ट्रेशन का जीएसटी की लिमिट है 20 लाख 40 लाख एक सब, तो 20-40 लाख का लिमिट अगर क्रॉस होता है तो भी आपको लेना पड़ेगा। एमएसएमई लाइसेंस भी अभी हर इंसान ले रहा है, सबको लेना चाहिए। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का क्या फंडा है कि इसमें 2 आईटीआर फाइल होगा। एक तो पार्टनरशिप फर्म जो है ना, उसका अलग आईटीआर फाइल होगा, आईटीआर फाइल, और जो पार्टनर्स हैं उनका अपना अपना अलग आईटीआर फाइल होगा। अब जो पार्टनर प्रॉफिट कमा रहे पार्टनरशिप फर्म से, ये इनके आईटीआर में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किसके, पार्टनर्स के, क्योंकि यहाँ पे टैक्स भर गया है। तो एक टैक्स पे 2 बार, एक इनकम पे 2 बार टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेती। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखें अगर किसका पार्टनरशिप फर्म खोलना है तो। स्पेसिफिक लाइसेंस मैंने आपको फसाई मनी लेंडिंग बता दिया। टैक्स ऑडिट, अगर आपको एप्लीकेबल है टैक्स ऑडिट, तो आपको टैक्स ऑडिट भी करना पड़ेगा। तीसरा आता है 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी मतलब 1 मैन शो। ये कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रेगुलेट होता है, लेकिन इसमें कुछ ना रिस्ट्रिक्शंस है। कभी आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या कंपनी सेटअप करते हो तो उसमें ना कैपिटल होता है, जिसको हम बोलते हैं शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, नॉमिनल शेयर कैपिटल, बहुत सारे टाइप के शेयर कैपिटल। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट अब इतना समझ लो कि जो शेयर कैपिटल होता है उतना पैसा कंपनी स्टार्ट करने के लिए डालना पड़ता है, और जितना जो पैसा डालेगा उतना % वो ओनर रहेगा उस कंपनी का, जो पार्टनर, उस पार्टनर को हम क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। तो इन शॉर्ट, मान लो किसी कंपनी का 1 लाख रुपया शेयर कैपिटल है और 2 शेयर होल्डर है। एक ने डाला 60,000 तो 60% का मालिक हो गया कंपनी का, एक ने डाला 40,000 तो उसने 40% का मालिक हो गया। बट ये क्या बोलता है कि अगर जो पेड अप शेयर कैपिटल है ओपीसी के केस में, ओपीसी मतलब 1% का, अगर वो 50 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो आपको कंपलसरी उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या अगर मान लो आपका कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ, डे बाई डे कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जाओगे ना जब जरूरत पड़ेगा। अगर मान लो उसका 3 साल का जो टर्नओवर है, 3 साल का बैक टू बैक, 3 साल का टर्नओवर का एवरेज निकालो, वो एवरेज अगर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, क्रॉस करता है, तो भी आपको कंपलसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये इसमें ये बात बोला गया है, ठीक है। सो अब इसमें देखते हैं क्या है। जब आप प्राइवेट ओपीसी रजिस्टर करना चाहते हो 1 पर्सन कंपनी, तो सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर करना पड़ेगा। जी हाँ, ये कोई लोकल रजिस्ट्रेशन नहीं है कि चलो महाराष्ट्र स्टेट में, महाराष्ट्र में जाकर रजिस्ट्रेशन कर दिया, या लोकल अथॉरिटी में बीएमसी की इधर भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दिल्ली, उसके जो रीजनल ऑफिसर्स है स्टेट वाइज, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। जब आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो सके। उसमें पैन नंबर, उसमें टैन नंबर किसका, कंपनी का, ठीक है, ओपीसी का। उसमें ईएसआईसी जो होते हैं ना, वो भी ईएसआईसी नंबर मिलेगा, पीएफ मिलेगा, पीटी, इस पे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा। ये सब होते हैं, सब कॉन्सेप्ट्स हैं। मतलब आपके यहाँ लेबर ये सब काम करते हैं ना, तो उनका पीएफ, पीटी, ईएसआईसी, जो जॉब करते हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता है, तो इस हिसाब से होता है। उसके बाद जीएसटी भी आपको लेना पड़ेगा अगर ज़रूरी है। लोकल एरिया का भी आपको लेना पड़ेगा, जैसे गुमास्ता। स्पेसिफिक लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप एमएसएमई भी आपको इस पर लेना पड़ेगा।
कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। ऑडिट करवाने के लिए आपको सीए को अपॉइंट करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पॉइंट नंबर 14, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ऑडिट आपका करवाना पड़ेगा 2013 एक्ट के अंदर। ऑडिट एज पर द टैक्स लॉ, अगर टैक्स लॉ के हिसाब से आपका ऑडिट आ रहा है तो उसमें भी ऑडिट कराना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी आरओसी के जो कंप्लायंसेस होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है, वो सब कंप्लायंसेस आपको फॉलो करने पड़ेगा। ये फाइलिंग वो फाइलिंग दुनिया भर का है, एंडो रिटर्न फाइलिंग वो सब आते हैं इसमें, ठीक है। उसके पेनल्टीज बहुत ज़्यादा अगर आप डिफॉल्ट करते हो। मतलब जीएसटी इसके आगे कुछ भी नहीं है। जीएसटी इसके आगे ना 10% भी नहीं है। आरओसी कंप्लायंस इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इतना ज़्यादा डेंजर है। इसमें एक एक ऐसे ऐसे कंप्लायंसेस, फॉर एग्जाम्पल INC 20 अगर आपने नहीं फाइल किया तो खाली 50,000 की पेनल्टी तो उसी में है, बाकी तो छोड़ दो। चलो, तो ऐसा मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना पड़ेगा। अपॉइंट करना है सीए को, जिसको हम ऑडिटर बोलते हैं लॉ की लैंग्वेज में, ठीक है। वही ऑडिट करेगा। इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग भी आपको करना पड़ेगा, किसका, कंपनी का, और जो शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, उसका, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सब करना पड़ेगा। इसमें एक पॉइंट था DIN। DIN क्या है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और DSC क्या है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। वो जो डायरेक्टर रहेगा, OPC में जो शेयर होल्डर रहेगा वही डायरेक्टर भी रहेगा, तो उसका DIN नंबर मिलेगा। हर डायरेक्टर को एक DIN नंबर मिलता है, जैसे एक आम आदमी पैन कार्ड बनाता है वैसे, ठीक है। तो OPC खत्म। अब मैं आपको बताता हूँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, LLP। जी हाँ, LLP क्या है कि LLP में अगर देखा जाए तो मिनिमम 2% चाहिए LLP एक्ट, ठीक है। LLP में मिनिमम 2% चाहिए, उसके हिसाब से आपको रजिस्टर। जो मैक्सिमम वाला पर्सन ये है, ये 200 नहीं, ये एक्चुअली 50 है। ये 200 जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ठीक है। सो मिनिमम जो 2% उसको चाहिए, किसको, LLP को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये LLP जो है एक्ट है 2008 में बना है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP। उसके हिसाब से आपको LLP क्या है, ये पार्टनरशिप का एडवांस वर्जन है। पार्टनरशिप कैसा आपको बताया ना, स्टेट लेवल पे रजिस्टर्ड होता है, तो ये LLP जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर करके देती है। आप ऑल इंडिया बेसिस पे रजिस्टर करा सकते हो। जैसे एक प्रोपराइटर जो है वो एक लोकल एरिया में रजिस्टर्ड होता है, लेकिन OPC क्या है, प्रोपराइटर यानी कि लेटेस्ट वर्जन है, वो किस लेवल पे होता है, नेशनल लेवल। पूरे इंडिया में कहीं ब्रांचेस डाल सकता है अगर उसने OPC खोला है। नॉर्मल प्रोपराइटर को ऐसा नहीं कर पाएगा, समझिए। सो LLP जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें क्या है, सेम चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर करना है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पैन नंबर, ESIC, PF, PT, DIN, DSC, सब वही सेम चीज़ें हैं जो अपने को इसके पहले हमने OPC में देखा था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें जो पार्टनर होते हैं उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। LLP में जो पार्टनर्स होते हैं उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं। उनका जो DIN नहीं होता, उनका DPIN होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे डायरेक्टर का DIN होता था, वही कंपनी के ओनर होते हैं। वो अगर चाहे तो खुद बिजनेस को रन करें या किसी रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर दे, एजेंट को, मैनेजर को, वो उनका बिजनेस को मैनेज करेगा। तो इस हिसाब से LLP जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया है। वो पार्टनरशिप का लेटेस्ट वर्जन है, आप बोल सकते हो, ठीक है। अब फाइनली हम आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी OPC और LLP से भी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेगुलेट होता है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। इसमें मिनिमम 2% चाहिए, 2 इंसान चाहिए जो शेयर होल्डर बनेंगे कंपनी के, वही डायरेक्टर बनेंगे। और मैक्सिमम इसमें 200% जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया। मैक्सिमम 200 लोग पार्टनरशिप में रह सकते हैं एज अ शेयर होल्डर। मैं आपको बोला कि कंपनी के केस में पार्टनर्स को पार्टनर्स नहीं बोलते हैं, शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें भी सेम है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, पैन नंबर, टैन नंबर, ये सब चीज़ें, ESIC, PF, PT, डायरेक्टर जितने भी होंगे उनको DIN, DSC, GST नंबर, लोकल एरिया का जो ट्रेड लाइसेंस है वो भी लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, MSME लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से ऑडिट करवाना पड़ेगा, टैक्स लॉ के हिसाब से ऑडिट करवाना पड़ेगा। ROC कंप्लायंसेस में काफ़ी ज़्यादा होते हैं। OPC और LLP में ROC कंप्लायंस ज़्यादा नहीं होते, एक लिमिटेड, मीन के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बहुत ज़्यादा होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंटेन करना मैंडेटरी है, वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब आपका CA करके देगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, CA को अपॉइंट करना आपको राइटिंग में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग भी आपको करना पड़ेगा, किसका, कंपनी का, ITR 6 में। इसके आगे देखते हैं शेयर होल्डर जो होते हैं वही कंपनी के ओनर होते हैं।
शेयर होल्डर्स आर ओनर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स मे नॉट बी ओनर ऑफ द कंपनी। वाई? क्योंकि जो शेयर होल्डर है अगर वो कंपनी का डायरेक्टर भी है, फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी शेयर होल्डर भी है और कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, एमडी, ठीक है, तो ओनर भी हो गया और एमडी भी हो गया। बट कोई इंसान रिलायंस में ऐसा है जो शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन सिर्फ डायरेक्टर, उसको सैलरी ऑफिस मिलता है। तो जो डायरेक्टर है अगर वो शेयर होल्डर भी है तो कंपनी का ओनर भी हो गया और वो डायरेक्टर भी हो गया, लेकिन कोई शेयर होल्डर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, मुझे कंपनी का नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा पैसा है, मैं उसका ओनरशिप बन गया, मैं उसका शेयर होल्डर बन गया, ओनरशिप मेरे हाथ में, मेरे को कंपनी चलाने नहीं आता, मैं ऐसे एक्सपर्ट को हायर किया, मिस्टर एक्स को, जिसको बहुत नॉलेज है, तो उसको मैंने कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, मैं उसको सैलरी दे रहा हूँ, फीस दे रहा हूँ, वो मेरे बिहाफ पे कंपनी कर रहा है, तो मिस्टर एक्स थोड़ी कंपनी का मालिक हो गया, नहीं, तो सिर्फ डायरेक्टर है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव है मेरा, तो मैं तो ओनर नहीं हुआ, शेयर होल्डर, ठीक है। अगर मैं खुद जाके एज अ शेयर होल्डर डायरेक्टर बनता हूँ तो मैं ओनर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, दैट्स इट। यहाँ पे क्या लिखा, मेंबर में कम और मेंबर में गो, बट द कंपनी विल बी इन अ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में रहेगा कंपनी, मतलब कोई आदमी कंपनी में आए, कोई कंपनी छोड़ के जाए, मिनिमम जो 2 मेंबर हैं, अगर हमेशा मिनिमम 2 मेंबर रहते हैं शेयर होल्डर, तो कंपनी कभी जिंदगी में बंद नहीं होगी, अनलेस एंड अदरवाइज वो कोई डिफॉल्ट ना करे, कोई फ्रॉड ना करे, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो एक बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये एक बहुत बड़ा विजन होता है आदमी का तो ही खोलता है वो, ठीक है। टाइम पास में लोग खोलते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम पास में खोलने के बाद फिर बाद में बंद कर देते हैं, उनको पता चलता है कि कंप्लायंस इतने हैं, ये गवर्नमेंट, ये सब चक्कर से ही फुर्सत नहीं मिलेगा तो धंधा बाद में करेंगे, ठीक है। इट्स वेरी हेक्टिक बिजनेस, इट्स वेरी हेक्टिक कंप्लायंसेस इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, अदर 2 बहुत सारे और भी हैं जिसको मैं डिटेल में यहाँ पे बताऊंगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली वो कंपनीज फॉर्म नहीं किए जाते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। सेक्शन 8 कंपनी होता है, आप ट्रस्ट के फॉर्म में एक कंपनी बना के इंटरनेशनल लेवल पे चलाना चाहते हो तो सेक्शन 8 कंपनी में आप ट्रस्ट बना सकते हो। एक ट्रस्ट होता है बिजनेस ट्रस्ट, वो बना सकते हो। एक नॉर्मली निधि कंपनीज होते हैं जो मतलब फाइनेंस से सबसे रिलेटेड होते हैं, तो वैसा भी आप वैसा बिजनेस आपका है तो कर सकते हो। पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको बहुत बड़ी कंपनी बनानी है लाइक रिलायंस टाटा की तरह, तो आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के उसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कर सकते हो। जो स्टॉक एक्सचेंज के क्राइटेरियाज हैं कि आपका 100 करोड़ टर्नओवर क्रॉस होना चाहिए, फिर आप लिस्ट कर सकते हो। ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं हर चीज़ बताते बैठूंगा तो ये वीडियो में घंटों लग जाएंगे, फिर भी टाइम कम पड़ जाएगा। एक बिजनेस ट्रस्ट भी आप बना सकते हो। तो आई होप आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और जो स्टार्टअप वाला आपका कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ऐसे लोगों को शेयर करें जिसको रियली बिज़नेस का नॉलेज गेन करने की इच्छा है, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, वैसे लोगों को शेयर करें, ज़बरदस्ती किसी को शेयर ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।